हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दिखाइए कि 9 की घात n प्लस 1 माइनस में 8n माइनस में 9 64 यहाँ से 64 से विभाज्य है जहां n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं। देखो, ये 64 से विभाज्य आएगा। अब इस प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में जब भी इस तरह से कोई किसी भी संख्या से विभाजित पद दे दे पूरा का पूरा n की घातों में, तो हम लोग चलते हैं द्विपद प्रमेय में। तो द्विपद प्रमेय क्या कहती है, यहाँ से देखो, अगर a प्लस बी इस पूरे की घात n आ जाए और इसका प्रसार करना हो तो प्रसार इस तरीके से बन जाता है। इसका NC0, ये इसको संचय बोलते हैं। NCR का मतलब होता है n वस्तुओं में r वस्तुओं के चयन की संख्या, चयन के तरीके भी हम लोग बोल सकते हैं। तो NC0 से ये स्टार्ट होने वाला है। NC0 के साथ a की घात तो n चलने वाली है, b की घात 0 चलने वाली है। अब देखो, पूरे पद में तो घातों का योग n के बराबर होगा, लेकिन यहां से अपने पास a की घात घटती चली जाएगी, b की घात बढ़ती चली जाएगी। तो NC 1 पे आएंगे तो a की घात n माइनस 1 चलेंगे, b की घात 1 पे चलेंगे। NC 2 पे चलेंगे तो a की घात n माइनस 2 चलेंगे, b की घात 2 पे चलेंगे। इस तरह ये चलता रहेगा। अंतिम पद जो है NCn बन जाएगा, तो a की घात तो हो जाएगी 0 और b की घात हो जाएगी n। अब इस तरह से इसका व्यापक पद भी लिखना चाहूं तो NCr गुणा में a की घात n माइनस r बचेगा और b की घात r बचेगा। ठीक है जी, इसका व्यापक पद कोई भी TR प्लस 1वां पद लिखना चाहूं तो। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा और सरलतम रूप में लिख देता हूं। अब यहाँ पे a की जगह तो 1 लिख दूं और b की जगह यहाँ पे x लिख दूं। तो इसका प्रसार अगर मैं करना चाहूं तो ये इस तरह से बनता है। देखिए, NC0 1 की घात n, b की x की घात 0, तो इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे NC1 का मान, चूंकि हम लोग जानते हैं NCR बराबर हो जाता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r, या फिर फैक्टोरियल n माइनस r पहले कर दो और यहाँ पे फैक्टोरियल r हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए NC1 का मान निकालते हैं। NC0 का मान 1 हो गया था, NC1 का मान n हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा x। इसी तरह आगे चलेंगे तो n गुणा में n माइनस 1 बटा में 2 गुणा में x स्क्वायर, इस तरह चलता जाएगा और आगे वाले पद इसी तरह आते जाएंगे। इनको सरल करके लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो, इसका उपयोग करेंगे हम लोग तो यहाँ से क्या बनेगा। देखो, 9 की घात n प्लस 1 है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, पहले तो इस पूरे पद को लिख देंगे, पूरे व्यंजक को। 9 की घात दे रखा है n प्लस 1 माइनस में 8n माइनस में 9। अब देखो, मेरे को एक चीज तो दिख रही है कि यहाँ से 8n माइनस में 9 बनेगा, जो इससे कटेगा। उसके बाद में देखेंगे कि 64 से भाज्य है या नहीं है। तो इसको 9 की घात n प्लस 1 को पहले तो लिख सकते हैं हम लोग 9 गुणा में 9 की घात n माइनस में 8n माइनस में 9। अब उसके बाद देखो, यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 9 को लिख सकते हैं 1 प्लस में 8। तो अपने पास 1 प्लस एक्स में बदल गया वो। तो अब क्या करेंगे, इसको 9 गुणा में 1 प्लस 8 इस पूरे की घात n माइनस में 8n माइनस में 9, ये बन जाएगा। अब इसके बाद इसका द्विपद प्रसार कर लेते हैं तो 9 तो गुणा में रहेगा, ये बन जाएगा अपने पास 1 प्लस 8n, 1 प्लस 8n, यही बनने वाला है। और इसके बाद देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं NC2 8 की घात 2 हो जाएगा। फिर NC3 में चलेंगे तो 8 की घात 3 हो जाएगा, आगे तक चलता रहेगा और अंतिम में NCn में 8 की घात हो जाएगा n के बराबर। फिर यहां से माइनस में 8n माइनस में 9, ये पहले से है। इसको आगे सरल करते हैं तो देखिए, ये क्या बन जाएगा, 9 अंदर गुणा होगा तो 9 प्लस 9 अंठा 72, ये बन गया। ठीक है, तो इसको पूरा गुणा करके ही लिख देते हैं। यहाँ पे बन जाएगा 72n। ठीक है, 72n, और ये 9 अंदर गुणा होगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा। देखिए, इस पूरे में से 8 की घात 2 हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं इस तरीके से। देखो, 8 की घात 2 को जैसे ही हमने उभयनिष्ठ लिया तो 9 तो अंदर गुणा होने के बाद बनेगा 9 गुणा में NC2। ठीक है, प्लस यहां से क्या बनेगा, ये 1 बन गया 8 की घात 2 उभयनिष्ठ लेते ही। फिर ये बनेगा 9 गुणा में NC3, 8 की घात 1 बच गई और ये अंत में चलता जाएगा। और देखो, 9 गुणा में NCn, 8 की घात बच जाएगी, यहाँ से 2 घात गई तो 8n माइनस 2 घात बच गई। ठीक है, माइनस में 8n माइनस में 9 बच गया। अब देखो, जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, 9 से 9 कट गया, 72n में से 8n जाएगा तो 64n बचेगा। तो देखो, 64n, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 8 की घात 2n। इसको मैं ठीक से ही लिख देता हूं। देखो, यहां से क्या बचने वाला है, 8 की घात 2
n, और यहाँ फिर आगे बढ़ेंगे तो ये बचेगा 8 की घात 2, और ये पूरा जो व्यंजक है ना उसको मैं k के बराबर लिख देता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई पूर्णांक ही आने वाला है। फिर यहाँ से देखिए ये पूरे में से मैं 8 की घात 2 उभयनिष्ठ लेता हूं, तो यहां से बन जाएगा n प्लस के। फिर इसके बाद हम लोग देख सकते हैं 8 की घात 2 को 64 ले सकते हैं, और ये n प्लस के है, ये भी कोई ना कोई पूर्णांक ही बचने वाला है, तो जिसको पूर्णांक को हम आई बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो 64 गुना में कोई ना कोई पूर्णांक आएगा, उसमें हम 64 का भाग देंगे, तो ये इसका गुणज है 64। ठीक है, 64 का गुणज ही तो है कि ये कोई, तो 64 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं हमारा जो व्यंजक प्राप्त हुआ वह 64 का गुणज है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 9 की घात n प्लस 1 माइनस में 8n माइनस में 9 भी 64 से विभाज्य होगा। 64 से विभाज्य होगा। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।